अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद नुमान आलम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिलेटेड रेट्स पर अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में रिलेटेड रेट्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखा था और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखें ताकि आपको आज का लेक्चर समझने में आसानी हो। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेटेड रेट्स की कुछ एग्जांपल्स को किया था और हमने ये देखा था कि रिलेटेड रेट्स हमारे पास क्या होते हैं, किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को देखकर ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये रिलेटेड रेट का क्वेश्चन है। तो हमारी क्या डेफिनेशन थी रिलेटेड रेट्स की? हमने ये कहा था कि कैलकुलस के ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही होती हैं डिफरेंट रेट्स के साथ, तो वो हमारे रिलेटेड रेट्स के प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, वर्टिकल टैंक में, कोनिकल टैंक में, लैडर के क्वेश्चंस हमने देखे थे, स्फेरिकल बैलून देखे थे। तो उन तमाम एग्जांपल्स के अंदर हमने ये देखा था कि हमारी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ टाइम के रिस्पेक्ट से, यानी टाइम के साथ साथ वो वेरिएबल्स हमारे चेंज हो रहे थे। तो यही हमने रिलेटेड रेट में देखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसके कुछ स्टेप्स यहाँ पर देखने हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन से रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये रिलेटेड रेट का क्वेश्चन है तो उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किया करेंगे, सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चंस को रीड करना है और आपने देखना है क्या ये क्वेश्चन रिलेटेड रेट का क्वेश्चन है कि नहीं। अगर आपको ये समझ आती है कि ये रिलेटेड रेट का क्वेश्चन है तो सबसे पहला स्टेप इसका यही होगा कि हमने उसकी फिजिकल सिचुएशन यानी उसकी पिक्चर को ड्रॉ करना है। जो फिजिकल सिचुएशन की पिक्चर है हम उसको ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर हमारे पास बैलून का क्वेश्चन है तो हम उस बैलून की फिगर को ड्रॉ करेंगे, या हमारे पास अगर लैडर का क्वेश्चन है तो हम उस सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे, या फिर उसके बाद हमारे पास अगर कोई सिलेंड्रिकल टैंक का क्वेश्चन है तो हम उसकी इमेज को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास यही होता है कि हमने जो हमारा प्रॉब्लम होता है, जो उसकी फिजिकल सिचुएशन होती है, उसकी हम इमेज को यानी उसकी हम पिक्चर को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 आपने याद रखना है। स्टेप नंबर 2 हमने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, यानी हमने उन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखना होता है। यानी हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई विच क्वांटिटीज आर चेंजिंग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हम ये देखा करेंगे कि कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें चेंज आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जिन क्वांटिटीज में चेंज आ रहा होगा उनको हमने लेबल कर देना है। जैसे अगर आपको प्रीवियस एग्जाम्पल याद हो तो वहाँ पर हमने वर्टिकल टैंक वाला भी क्वेश्चन समझा था और बैलून वाला क्वेश्चन भी समझा था। तो अगर आप उसी बैलून वाले की एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको याद हो तो हमने वहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास एक स्फेरिकल बैलून है और उसके अंदर एयर को पंप किया जा रहा है। तो जैसे ही उसमें एयर को पंप किया जाता है तो वहाँ पर होता क्या है, उस बैलून का रेडियस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो रेडियस इंक्रीज होने की वजह से उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखें इस एग्जाम्पल में हमारे पास रेडियस और वॉल्यूम दोनों की दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, यानी दोनों में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इस रिलेशनशिप को आपने अंडरस्टैंड करना होगा, यानी आपने ये देखना होगा कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें चेंज आ रहा है। कौन सी क्वांटिटीज़, वो दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और आपने क्या करना है, अपनी डायग्राम में उनको आपने लेबल कर देना है। फॉर एग्जांपल हमने बताया हाइट है, रेडियस है, वॉल्यूम है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं वर्टिकल टैंक की, किसी भी टैंक की, तो हमारे पास अगर हमने इसकी फिजिकल सिचुएशन को लेट से ड्रॉ किया है तो हमारे पास एक वर्टिकल टैंक है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड मौजूद होगा लेट से, या वाटर मौजूद होगा, उसका कोई ना कोई लेवल होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर वाटर के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी इसके अंदर वाटर को भरा जा रहा है। तो क्या होगा, वाटर की भरने की वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है जी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इसकी हाइट क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, यानी दो आइडेंटिटीज हैं जो चेंज हो रही हैं। अब हम इनको अपनी डायग्राम में लेबल कर देंगे। जैसे हमारे पास वर्टिकल टैंक है तो हमें पता है इसका एक रेडियस भी होता है, तो यहाँ पे हम इसका रेडियस बना देंगे r। ठीक है जी, और हमें पता है कि यहाँ पर हम एक हाइट बना देंगे h, लेकिन ये हाइट किसकी होगी, ये उस फ्लूइड की होगी जो इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से इसकी हाइट कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा। पहला स्टेप हमने डायग्राम बनानी है, जो भी हमारे पास फिजिकल प्रॉब्लम गिवन होगा उसकी हम एक डायग्राम बना लेंगे रफ सी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे क्वेश्चन में कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो चेंज हो रही हैं।
जो चेंज क्वांटिटीज होंगी उनको हम लेबल कर देंगे, ठीक है, जैसे हाइट हो गया, रेडियस हो गया, वॉल्यूम एटसेट्रा। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, थर्ड स्टेप हमारे पास, हमने सिनेरियो आइडेंटिफाई करना है। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिनेरियो आइडेंटिफाई करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज आपको चेंज होती नजर आ रही हैं ओवर टाइम, ठीक है जी, वो हमारी क्या होंगी, हमारी सिनेरियो होगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने सिनेरियो किस तरीके से देखना होता है, कि हमने अपनी उन वेरिएबल्स को देखना होता है, उन क्वांटिटीज़ को देखना होता है जो टाइम के रिस्पेक्ट से क्या हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। लेकिन इसके जो पहले 2 स्टेप्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 4th स्टेप क्या होगा, फॉर्मुलेट द इक्वेशन। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको एग्जाम्पल में बताया था कि हम अगर ऊपर वाले क्वेश्चंस की ही बात करें तो हमने सबसे पहले डायग्राम बनाई, डायग्राम के बाद हमने देखा कि कौन से वेरिएबल्स में चेंज आ रहा है, v है, h है, हमने इसको लेबल कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मुलेशन करेंगे। फॉर्मुलेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इन दोनों वेरिएबल को आपस में इंटरकनेक्ट करेगी। जैसे हमें पता है यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है, अब वॉल्यूम जो है यहाँ पर, या जो हाइट है, हम कह सकते हैं हाइट जो है वो डिपेंड कर रही है वॉल्यूम के ऊपर, कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगा तो हाइट कम हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वर्टिकल सिलेंडर का एक ऐसा फार्मूला जनरेट करेंगे, एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें ये दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है जी। जैसे कि इस केस में हम देखेंगे हमारा जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है पाई टाइम आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। ये किसका फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक का। अब देखिए यहाँ पर हमें ये देखा है कि हमारे पास पाई भी कांस्टेंट है, राइट जी, आर भी कांस्टेंट है। अब आर क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि आर हमारे पास इस केस में फिक्स है, सिलेंडर का रेडियस है। तो ये दोनों टर्म हमें क्या नजर आ रही है, यहाँ पर कांस्टेंट नजर आ रही हैं। अब इस रिलेशन में, इस फार्मूले में आप देख सकते हैं कि हमने एक ऐसा फार्मूला जनरेट कर लिया है, ऐसा रिलेशनशिप बना लिया है जिसके अंदर वॉल्यूम भी है और हाइट भी है। तो ये फॉर्मुलेट होगी हमारी इक्वेशन, जो हमारी शेप होगी, जिस तरह की हमारी पिक्चर होगी, उसको देखकर हमने अपनी फार्मूला जो है वो हमने बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास सर्कल का क्वेश्चन आ जाता है, हम कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसकी डायग्राम में हमारे पास सर्कल बन रहा है, तो हमें पता है कि सर्कल के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं क्वेश्चन ये कहता हूँ कि सर्कल के अंदर एक रेडियस है, ठीक है जी, ये इसका रेडियस है, लेट से हम इसको आर कह देते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि इस रेडियस को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, सर्कल का इंक्रीज हो जाएगा, राइट जी। अगर मैं रेडियस को डिक्रीज कर दूंगा, यानी अगर मैं कम रेडियस लूँ तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ हमें 2 वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, एक है रेडियस और एक है एरिया, ठीक है जी, क्योंकि दोनों के दोनों वेरिएबल्स टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज हो रहे हैं। टाइम के गुजरने के साथ साथ रेडियस ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से एरिया भी ज़्यादा हो रहा है। अब हमने जब ये डायग्राम बनाई और इसमें चेंजिंग क्वांटिटीज़ को हमने लेबल कर लिया, उसके बाद हमने फॉर्मुलेट करना है इस इक्वेशन को। अब फॉर्मुलेशन कैसे होगी, अब इस क्वेश्चन में आपको पता है अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा फार्मूला हम बना सकते हैं जिसमें आपके पास एरिया भी आ जाए और उसमें आपके पास आर भी आ जाए। तो आप जानते हैं हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर एरिया भी है और रेडियस भी है। तो ये 4 स्टेप्स, नॉर्मली आप इन 3 स्टेप्स को याद रखें, पिक्चर को ड्रॉ करें, उनको लेबल करें, क्वांटिटीज को जज करें कि कौन सी क्वांटिटीज में चेंज आ रहा है, उनको लेबल करें लाजमी। उसके बाद आप इक्वेशन बनाएं, फॉर्मुलेशंस करें। इक्वेशन का मतलब है जिसमें जो चेंजिंग वेरिएबल है वो उसके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, याद रखिएगा, डोंट सब्स्टिट्यूट नंबर फॉर इडियट। यानी क्या मतलब हुआ, जब भी आप फॉर्मुलेशन बना लेंगे, लेट से मैंने टैंक के क्वेश्चन में ये फॉर्मुलेशन बनाई है, आपने कभी भी इसमें h की वैल्यू या r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करना अगर वो आपको गिवन भी है। नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पर फौरन ही वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये स्टेप्स लिखने का मकसद क्या है कि आपने इन फार्मूलाज के अंदर जैसे ही आप फॉर्मुलेशन करेंगे, आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज अगर वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, चाहे h है, चाहे r है, चाहे v है, उनको आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना होगा, ठीक है जी। ओके, अब नॉर्मली क्या होगा, आपके पास जो शेप कंस्ट्रक्ट होंगी, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट होगी, वो किस तरह की हो सकती है। हो सकता है क्वेश्चन करते हुए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए कहीं, ठीक है जी। जैसे आपको अगर लैडर की एग्जांपल याद हो, अगर आपको याद हो तो वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही थी। तो अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनती है
तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे टैन थीटा यूज़ हो जाए, कॉस थीटा यूज़ हो जाए, साइन थीटा यूज़ हो जाए, या पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो जाए। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की अगर शेप बनती है तो आपके पास क्या क्या यूज़ हो सकता है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ कर सकते हैं, साइन कॉस टैन थीटा, या पाइथागोरस थ्योरम को आप यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास हो सकता है कोई ऐसे क्वेश्चंस भी आए जिनके अंदर सिमिलर ट्राइंगल्स बन जाए। तो याद रखिएगा, तो जब भी आप अपनी इक्वेशन डेवलप करेंगे तो आपको इनमें से कुछ भी आपके पास शेप्स के लिहाज से आपके पास कोई भी चीज़ यहाँ से मतलब यूज़ हो सकती है, वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसका लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जो भी आपका फार्मूला बन गया है, जैसा भी फार्मूला आपने फार्मूलेट किया है, आपने आखिरी स्टेप में क्या करना है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद देखना है कि हो सकता है उसके अंदर कहीं चेन रूल भी यूज़ हो रहा हो। नॉर्मली जो हम क्वेश्चंस करते हैं उनके अंदर ज़्यादातर 90% चेन रूल अप्लाई हो रहा होता है। तो आपने ये 5 स्टेप्स को याद रखना है। नंबर 1, पिक्चर्स आपने बनानी है। नंबर 2, आपने देखना है कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं जो चेंज हो रही हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो चेंज हो रही हैं, आपने उनको लेबल कर देना है। नंबर 3, आपने जो लेबल क्वांटिटीज़ हैं, यानी जो आपके वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपने इक्वेशंस बनानी है, और इन इक्वेशंस को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट जी। तो हम अपने पहली एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और डिटेल में इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है जी, हाउ रैपिडली विल द फ्लूइड लेवल इनसाइड द वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक ड्रॉप इफ वी पंप द फ्लूइड आउट एट द रेट ऑफ 3000 लीटर पर मिनट। तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले आपने अपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ें और इसको देखें कि ये क्वेश्चन क्यों रिलेटेड रेट से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सिलेंड्रिकल टैंक की। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक है, एक टैंक है जो सिलेंडर की शेप का है, ठीक है जी। उसमें क्या किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है फ्लूइड को, राइट, यानी फ्लूइड को उसमें से ड्रॉप किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। तो आपके जहन में फ़ौरन आपके माइंड में फ़ौरन एक शेप बननी चाहिए कि अगर एक टैंक है और उसके अंदर से हम फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर फ्लूइड को बाहर निकाला जाएगा तो किस में चेंज आएगा, उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इफ़ वी पंप द फ्लूइड आउट एट द रेट ऑफ 3000 लीटर पर मिनट। अगर आप गौर करें तो वो ये कह रहा है जो टैंक का जो फ्लूइड है वो जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट के साथ चेंज हो रहा है, 3000 लीटर पर मिनट, यानी हर मिनट के अंदर 3000 लीटर टैंक में से क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है जी। तो आप ये समझें कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने की वजह से उसकी हाइट पर फ़र्क पड़ेगा, जो फ्लूइड की हाइट है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं कि हाउ रैपिडली विल द फ्लूइड लेवल इनसाइड द वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक ड्रॉप। वो ये कह रहा है कि अगर सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है इस रेट के साथ, तो उसकी वजह से कितनी तेज़ी से फ्लूइड का लेवल क्या होगा, चेंज होगा। हाउ रैपिडली, कितनी तेज़ी से फ्लूइड का लेवल जो होगा ड्रॉप होगा। अब आपको ये समझ आ गई कि ये क्वेश्चन रिलेटेड रेट का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो क्वांटिटीज़ हमें चेंज होती नज़र आ रही है, वॉल्यूम, फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम यानी फ्लूइड का वॉल्यूम्स, और उसकी वजह से फ्लूइड की हाइट। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 आपका क्या होगा कि आपने पिक्चर को ड्रॉ करना है, राइट जी। तो ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक आपको नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हमने एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाया, इसके अंदर हमने कुछ फ्लूइड्स को यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है जी, क्योंकि फ्लूइड को हमने पंप आउट करना है। तो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि इसके ज़रिए हम फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, यहाँ से पंप आउट कर रहे हैं। तो अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या था, मैंने कहा था कि रिलेशन को अंडरस्टैंड करें। तो रिलेशन आपको अंडरस्टैंड हो गया, क्या हुआ, द की रिलेशनशिप हियर इज द बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन द टैंक एंड हाइट ऑफ द फ्लूइड। ऑब्वियसली आपको समझ आना चाहिए कि हमारे पास रिलेशनशिप वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के दरमियान है और हाइट ऑफ द फ्लूइड के दरमियान है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होने से फ्लूइड की हाइट भी क्या होगी, वो कम होगी। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, एज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिक्रीजेस ड्यू टू पंपिंग द हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द टैंक विल ऑल्सो डिक्रीजेस। ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है, किस किस का, वॉल्यूम का और हाइट का। सो वी कैन से देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। ठीक है जी। ये एक इंग्लिश है, समझाने के लिए लिखी है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आप इन चीज़ों को लिखें। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ, हमने एक
पिक्चर को ड्रॉ किया, फिर हमने अंडरस्टैंड किया रिलेशनशिप को कि कौन सी दो क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो चेंज हो रही थी, वो हमें पता चल गया, एक वॉल्यूम था और एक हमारे पास हाइट थी किसकी, फ्लूइड की। अब स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या था, हमने उन वेरिएबल्स को यहाँ पर अटैच करना है, यानी हमने अपने लेबल्स करने हैं। अब लेबल बड़ा आसान है करना इसको। अब हम लेबल कैसे करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर मैंने लेबलिंग आपको शो की है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा था कि वाटर का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है dV/dt, और क्वेश्चन में बता दिया था कि 3000 लीटर पर मिनट है, और नेगेटिव का साइन क्यों शो हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। अब वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से किस में चेंज आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखें ये वेरिएबल्स हमने लेबल कर दिए हैं। h हमने कहा था कि फ्लूइड की हाइट है, अब ऑब्वियसली किस में चेंज आ रहा है, h में चेंज आ रहा है, किसकी रिस्पेक्ट से, टाइम की रिस्पेक्ट से, तो इसका मतलब क्या होगा, dH/dt। तो क्वेश्चन में यही उसने कहा था कि हाउ रैपिडली विल द फ्लूइड लेवल ड्रॉप, यानी फ्लूइड का लेवल कितनी तेजी से ड्रॉप होगा, तो इसका मतलब है हमने फाइंड करना है dH/dt। तो ये हमारी इसके अंदर हो गई है लेबलिंग, राइट जी। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, हमारा V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन द टैंक इन लीटर्स, H हमारा ये जो H है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द टैंक, राइट, इन मीटर्स। R हमारा ये जो R आपको नजर आ रहा है, दिस इज द रेडियस ऑफ द टैंक, ये फिक्स हमारे पास, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। और ये जो dV/dt हमने लिखा है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि ऑब्वियसली वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है यहाँ पर, और वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से हाइट में चेंज आ रहा है, तो dV/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड dH/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विच वी नीड टू फाइंड। यही हमें कहा जा रहा है कि हमने इसका चेंज देखना है जबकि हमें वॉल्यूम का चेंज गिवन है, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने क्या कहा था कि हम फॉर्मुलेशन करेंगे, हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें वॉल्यूम भी होना चाहिए, उसमें हाइट भी होना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जो फार्मूला मैंने लास्ट टाइम भी बताया था वो वर्टिकल टैंक का फार्मूला था V = πr²h। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि dV/dt इज -3000 लीटर पर मिनट है, तो यहाँ पर ये लिखी हुई है बात, द वॉल्यूम इज चेंजिंग बिकॉज वी आर रिमूविंग फ्लूइड फ्रॉम द टैंक। ये हमने बता दिया था क्योंकि हम इस टैंक से क्या कर रहे हैं जी, फ्लूइड को रिमूव कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और दैट्स वाई dV/dt हमने -3000 लीटर पर मिनट यहाँ पे रखा था, राइट जी। चलें अब हम अपनी फार्मूलेशन की तरफ चलते हैं। तो फार्मूलेशन में हमने क्या कहा था कि हमने एक ऐसी इक्वेशंस बनानी है, ओके जी। किस तरह की इक्वेशन होनी चाहिए, उसके अंदर हमारे पास वो वॉल्यूम भी इन्वॉल्व होना चाहिए और वो हाइट भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो हम ज्योमेट्री के जरिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को यहाँ पे यूज करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, V = πr²h, राइट जी। आपको नजर आ रहा है यहाँ पाई भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, क्योंकि R आपके पास फिक्स है सिलेंडर के अंदर, तो इसका मतलब है इसमें वेरिएबल दो ही क्वांटिटीज है, एक वॉल्यूम होगा और एक हाइट होगी h, राइट जी। अब लास्ट स्टेप पे इसके हम आ जाते हैं, क्योंकि हमने दोनों तरफ इसका टाइम डेरिवेटिव लेना है, यानी d/dt हम अप्लाई करेंगे, राइट जी। तो लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dV/dt, πr² दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, और h का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dH/dt, राइट जी। अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है dV/dt की वैल्यू जो हमारे पास थी -3000 लीटर पर मिनट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेडियस गिवन नहीं है, तो हम रेडियस की कोई वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे dV/dt को -3000, πr² एज इट इज आ जाएगा, एंड dH/dt, क्योंकि हमने फाइंड करना था कि फ्लूइड का लेवल में कितना चेंज आ रहा है, यानी हम फाइंड कर रहे हैं dH/dt, तो πr² वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा टोटल सोल्यूशन है। तो देखिए क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, इसमें दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जी, जरा गौर से देखिएगा, हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये क्वेश्चंस क्यों हमारा रिलेटेड रेट्स पर मबनी है, यानी क्यों ये रिलेटेड रेट का ही क्वेश्चन है। अब वो ये कह रहा है कि अ हॉट एयर बैलून राइजिंग स्ट्रेट अप फ्रॉम अ लेवल फील्ड इज ट्रैक्ड बाय अ रेंज फाइंडर 150 मीटर फ्रॉम द लिफ्ट ऑफ पॉइंट। अब देखिए वो ये कह रहा है एक हमारे पास बैलून है और उसके अंदर हॉट एयर को भरा जा रहा है। तो ये वही एग्जाम्पल है जैसे हमने स्फेरिकल बैलून वाली बात की थी, लेकिन वो ये कह रहा है कि जब अब इस हॉट एयर बैलून
को हम देखेंगे तो ये राइजिंग हो रहा है स्ट्रेट अप, यानी ये बिल्कुल वर्टिकली ऊपर की तरफ जाता जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ कहीं बैलून है जो भी है और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, कहाँ से कर रहा है जी? फ्रॉम अ लेवल फील्ड। एक फील्ड है आपके पास, एक ग्राउंड है इस तरह का, तो बैलून क्या हो रहा है जी हमारे पास? इस तरह वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। और वो ये कहता है कि 150 मीटर दूरी पर, यानी यहाँ से 150 मीटर डिस्टेंस के ऊपर आपके पास एक रेंज फाइंडर बैठा हुआ है। रेंज फाइंडर का मतलब जो इसको ट्रैक कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ कहीं हमारे पास रेंज फाइंडर है तो 150 मीटर डिस्टेंस पर है, और वो लिफ्ट ऑफ पॉइंट से, लिफ्ट ऑफ पॉइंट का मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ से बैलून ने उड़ना शुरू किया है, इसको हम कह रहे हैं दिस इज द लिफ्ट ऑफ पॉइंट, राइट जी। अब वो ये सिचुएशन आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि 150 मीटर डिस्टेंस पर एक रेंज फाइंडर है जो इस बैलून को देख रहा है, और बैलून हमारा वर्टिकली अपवर्ड जाता जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, वो कहता है एट द मोमेंट द रेंज फाइंडर्स एलिवेशन एंगल इज π/4। वो कहते हैं किसी मोमेंट के ऊपर, किसी भी टाइम पर रेंज फाइंडर ने इसको देखा, और देखते हुए हमें उसने कितना एंगल बनाया? π/4 एंगल बनाया, ठीक है। यानी किसी भी मोमेंट के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर उसने इसको देख लिया, और उस टाइम इन दोनों के दरमियान जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो π/4 था। एंगल ऑफ एलिवेशन याद रखिएगा, जब आप डाउन से अप की तरफ देख रहे होते हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब वो ये कह रहा है द एंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.14 रेडियन पर सेकेंड। थोड़ा सा यहाँ पे एक बात को समझना है, वो ये कह रहा है जो हमारा एंगल है इसका, किसका एंगल? इस रेंज फाइंडर और इस बैलून को देखते हुए जो एंगल बन रहा था वो चेंज हो रहा है। लाजमी बात है, क्यों चेंज हो रहा है? जैसे जैसे बैलून ऊपर जाता रहेगा, अब अगर ये एंगल π/4 था, तो अगर बैलून ऊपर जा रहा है तो एंगल भी ऑब्वियसली चेंज होगा, π/4 से कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अब वो ये बता रहा है कि हमारा जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी किस में चेंज आ रहा है? एंगल में चेंज आ रहा है। अब देखिए ये जो π/4 है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तो कांस्टेंट है। ये कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जब रेंज फाइंडर ने किसी भी मोमेंट पे उस बैलून को देखा था, तो उस टाइम उसने इतना एंगल बनाया था। अब वो ये कह रहा है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे बैलून वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, इसका एंगल में भी क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है, एंगल चेंज होता जा रहा है। रेंज फाइंडर अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है, किस रेट के साथ? 0.14 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब है हमें क्वेश्चन में d θ/dt की बात हो रही है कि एंगल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो π/4 एंगल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये किसी स्पेसिफिक टाइम पर था। अब जैसे जैसे बैलून ऊपर जा रहा है तो एंगल में चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है जी? हाउ फास्ट इज द बैलून राइजिंग एट द मोमेंट। तो आप थोड़ा सा प्रोसेस को देखें, वो क्वेश्चन में ये मांग रहा है कि कितनी तेजी से जो बैलून है वो राइज होता जा रहा है उस मोमेंट के ऊपर। तो आप यहां से एक बात समझें कि लेट से हम ये कहते हैं अगर ये h इसकी हाइट है, तो ऑब्वियसली आपको क्या नजर आएगा? जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, एंगल के चेंज होने की वजह से हाइट में भी आपको क्या नजर आ रहा है? चेंज नजर आ रहा है। ये जैसे जैसे बैलून ऊपर जा रहा है, हाइट में चेंज आ रहा है, एंगल में भी चेंज आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो ही क्वांटिटीज हैं जो चेंज हो रही हैं, एंगल और बैलून की हाइट। तो ये क्वेश्चंस भी हमारे पास रिलेटेड रेट्स का ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें आपको दो क्वांटिटीज नजर आ रही हैं जो टाइम की रिस्पेक्ट से क्या हो रही हैं? चेंज हो रही है। अब हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं, और मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने इसकी पिक्चर को ड्रॉ करना है, राइट जी। तो आप देख सकते हैं पिक्चर कैसे बनेगी। लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा लिफ्ट ऑफ पॉइंट है जहां से बैलून ने वर्टिकली अपवर्ड रेज होना है, यानी ऊपर की तरफ जाना है। अब है क्या जी? एक रेंज फाइंडर है हमारे पास जो 150 मीटर की डिस्टेंस पे बैठा हुआ है लिफ्ट ऑफ पॉइंट से, ठीक है। वो क्या करता है जी? वो यहाँ पर किसी खास मोमेंट के ऊपर जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है तो वो कितना एंगल बना रहा होता है? π/4 का एंगल बना रहा होता है, राइट जी। अब होगा क्या? जैसे जैसे बैलून ऊपर जा रहा है, ठीक है जी, द एंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.14 रेडियन पर सेकेंड, राइट जी। तो आपके पास ये देखिए बैलून की हाइट में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो हाइट चेंज हो रही है। हाइट में चेंज होने का मतलब क्या है? dh/dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है, राइट जी। तो ये एंगल हमारा थीटा है, जो हमने ये क्या कहा था इसके बारे में कि हमारा d θ/dt कितना होगा? 0.14 रेडियन
पर सेकेंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/4, यानी इस एंगल के ऊपर हमने बात की है। तो ये हमारी एक पूरी पिक्चर यहाँ पे बन चुकी है कि हमने किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, वो भी हमें नज़र आ रही है कि एंगल चेंज हो रहा है, एंगल इंक्रीज होने की वजह से हमारी हाइट में कितना चेंज आ रहा है ये हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा रिलेटेड रेट का क्वेश्चन है। ओके जी, सो h हमारा क्या है जी, हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड, थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन राइट इन रेडियंस, डी थीटा अपॉन डी टी इज व्हाट, rate of change of angle which is given 0.14 radian per second, sorry radian per minute, and dh upon d theta हमारा क्या होगा जी, the rate at which the balloon is rising। तो ये अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो इट्स फाइन, ये हमने समझने के लिए क्वांटिटीज को लिख लिया है। असल चीज़ हमारी लेबलिंग है कि यार हम अगर पिक्चर्स को प्रॉपरली लेबल कर लें तो हमें इन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लिख लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे क्वेश्चन करने में और आसानी होती है। अब हम अपने अगले स्टेप्स की तरफ चले जाएंगे। जो हमने रिकॉल किया था कि हमने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना है। रिलेशनशिप का मतलब कौन सी दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें चेंज आ रहा था। तो हम क्या कह रहे हैं, दिस मीन्स दैट एट द एंगल थीटा इंक्रीजेस द हाइट h ऑफ द बैलून विल ऑल्सो इंक्रीजेस। हमने डिस्कस कर लिया, जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, हमें हाइट उसकी ऊपर जाती नज़र आ रही है, हाइट ज़्यादा होती नज़र आ रही है। तो हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल गया किस किस के दरमियान, एंगल के दरमियान, और दूसरा हाइट ऑफ द बैलून के दरमियान। ओके जी, अब हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पे फॉर्मुलेशन करनी है। अब देखें, फॉर्मुलेशन का मतलब है मुझे एक ऐसा फार्मूला जनरेट करना है जिसके अंदर एंगल थीटा भी होगा और उसके अंदर h भी होगा। और मेरी ज्योमेट्री किस तरह की है जी, मेरी ज्योमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें मेरा एंगल थीटा भी इन्वॉल्व हो और मेरा एच भी इन्वॉल्व हो। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, आई विल यूज़ टैन थीटा, क्योंकि टैन थीटा बच्चों क्या होता है, टैन थीटा का फार्मूला होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, राइट जी। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी h ओवर 150। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे हमने टैन थीटा ही क्यों यूज़ किया, साइन थीटा या कॉस थीटा क्यों नहीं यूज़ किया। तो अब देखें, इस फार्मूले को यूज़ करने से मेरा h भी इन्वॉल्व हो रहा है और मेरा थीटा भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर मैं साइन थीटा को यूज़ करूँगा जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज की तो मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए मैंने साइन को यूज़ नहीं किया। अगर मैं कॉस थीटा को यूज़ करूँगा तो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, अगेन हाइपोटेन्यूज मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। तो हमारी रिलेशनशिप भी बन गया, हमारी फॉर्मुलेशन भी बन गई। आखिरी स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके जी, अगर आप इसका डेरिवेटिव अप्लाई करें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब जब हमने डेरिवेटिव लिया है तो आपने याद रखना है कि टैन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकंट स्क्वायर थीटा, राइट जी। टैन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकंट स्क्वायर थीटा, और अगेन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी, हमने चेन रूल अप्लाई किया है। 150 इज अ कांस्टेंट है, इसको हमने 1/50 यानी बाहर निकाल लिया, और h का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी। अब जो यहाँ पर एक इशू हमें अराइज हो रहा है वो क्या है, हमें ये डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू तो बिल्कुल पता है, वो उसने हमें बताया है 0.14। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इस सीक्वेंस के थीटा की वैल्यू नहीं पता। अच्छा, थीटा भी हमें गिवन दिया हुआ है π/4, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में π/4 दिया हुआ था। मैं चाहूँ तो इसको अगर यहाँ पर थीटा की जगह π/4 पुट करूंगा तो हमें एक प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस करना पड़ता है कैलकुलेटर का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये वैल्यू ज़बानी याद नहीं होती। अब सीकंड का ऑप्शन आपके कैलकुलेटर में मौजूद नहीं है, उसके लिए आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले कुछ सिंप्लीफाई किया है, 150 डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 इंटू सीकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी। अब हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं बच्चों कि सीकंड स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के, राइट जी। अब हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ जो हमें पता है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमें थीटा की वैल्यू π/4 दी हुई थी उन्होंने। अब जब यहाँ पर मैं π/4 को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैंने एक अलग से कैलकुलेशन बता दी है कि जो tan π/4 होता है वो 1 के इक्वल होता है, राइट जी। यानी यहाँ पे जब मैं π/4 लगाऊंगा तो ये सारा का सारा 1 हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ओके। एंड डी थीटा अपॉन डी टी हमें ऑलरेडी गिवन है 0.14। अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 150
1 प्लस ये जो tan थीटा है यानी tan पाई बाय 4 है, ये 1 बन जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो आप ये देख सकते हैं 150 इंटू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.14, तो जो dH/dt का हमें आंसर मिला वो 42 मीटर पर मिनट्स मिल गया, राइट जी। तो आप अपने क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमारे से क्या डिमांड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है हमारे पास, वो कहता है अ कैमरा माउंटेड एट अ पॉइंट 3000 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द रॉकेट लॉन्चिंग पैड। अभी जो मैंने क्वेश्चंस किया है वो बैलून वाला था, ये भी बिल्कुल उसी तरह है। अगर आप उस बैलून की जगह एक रॉकेट को कंसिडर करें जो लॉन्चिंग पैड से ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो ये कह रहा है कि एक कैमरे को माउंट किया गया है। पिछले क्वेश्चन में एक रेंज फाइंडर बैठा हुआ था हमारे पास, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है जी, और ये लॉन्चिंग पैड है इसका, और तकरीबन कोई 3000, वो ये कह रहा है कि 3000 फीट की दूरी पर एक कैमरे को यहाँ पर माउंट किया गया है, राइट जी। तो सेम सिचुएशन है अगर आप देखें, इफ द रॉकेट इज राइजिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको जरा समझें। अब चेंज किस में आ रहा है बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। वो कह रहा है कि इफ द रॉकेट इज राइजिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 880 फीट पर सेकेंड, ये जो फीट पर सेकेंड है ये किसकी यूनिट है, पहले तो इसको भी देखेंगे। और अब चेंज किस में आ रहा है जी, रॉकेट जो वर्टिकली राइज होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे हमें dH/dt की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 880 फीट पर सेकेंड, राइट जी। क्यों, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि वर्टिकली अपवर्ड जाने से इसकी हाइट में चेंज आ रहा है, ठीक है जी। और उसने खुद बताया हुआ है राइजिंग वर्टिकली राइज होता जा रहा है, उसमें चेंज आता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर dH/dt की वैल्यू हमें गिवन है। और वो कहता है व्हेन इट इज 4000 फीट अबव द लॉन्चिंग पैड, वो कहता है जब ये 4000 फीट पहुंच गया ऊपर लॉन्चिंग पैड से, तो हमने क्या करना है, हाउ फास्ट मस्ट द कैमरा एलिवेशन एंगल चेंज। व्हाट इज मीन बाय दिस वन, किस में चेंज की बात हो रही है जी, एंगल के चेंज की। तो इसका मतलब है हमने क्या फाइंड करना है, dθ/dt at that instant to keep the camera aim at the rocket, ठीक है जी। वो यही कह रहा है आपको कि आपकी हाइट की चेंज गिवन है। और आप देखेंगे रिलेटेड डेट का क्वेश्चंस क्यों है, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज आपकी टाइम के साथ चेंज हो रही है। हाइट में चेंज आ रहा है, हाइट में चेंज आने की वजह से एंगल में चेंज आ रहा है। अगर आप पिछले क्वेश्चन को इससे रिलेट करेंगे तो वो इसका रिवर्स था, वहां पर हमें एंगल का चेंज गिवन था और हमें हाइट का चेंज फाइंड करना था। यहाँ हमें हाइट का चेंज गिवन है तो हमें एंगल का चेंज फाइंड करना है। अब बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को उसी सिनेरियो में अगर डील करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप नंबर 1 ये है कि हम अपना पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी, जो रिलेट कर रहा होगा इस क्वेश्चन को, यानी फिजिकल सिचुएशन। तो अब आप सबसे पहले इसका पिक्चर को ड्रॉ कर लीजिए। तो पिक्चर हमारी कैसे ड्रॉ होगी, तो इस तरह का हमारा सिचुएशन है। एक लॉन्चिंग पैड है, ये रॉकेट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ठीक है जी, और 3000 फीट की दूरी पर एक कैमरे को लगाया गया है जो इस रॉकेट को किसी एंगल पे देखेगा, राइट जी। तो हमें गिवन क्या कह रहा है जी कि dH/dt गिवन है। पहले हमने एक रफ डायग्राम बना ली, तो उसके बाद ये वही बातें जो मैंने आपको बताई थी, हमने लेबल करना है, उन क्वांटिटीज को लेबल करना है जो हमें चेंज हो रही है। वो h है और वो हमारा थीटा है। तो h क्या होगा, हाइट ऑफ द रॉकेट अबव द लॉन्चिंग पैड, यानी ये h हो जाएगा यहाँ पे, और थीटा हमारा यहाँ पे होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। dθ/dt हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है, व्हाट वी वांट टू फाइंड, क्योंकि यही हमने तो कैलकुलेट करने को कह रहा है। और dH/dt हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है जो हमें गिवन है 880 फीट पर सेकेंड, राइट जी। तो अब हमने क्या करना है, उनको लेबल कर दिया वहाँ पे। अब हमें ये देखना है, हमें पता चल गया है एट द टाइम गोज बोथ द एंगल थीटा एंड द हाइट ऑफ द रॉकेट आर चेंजिंग। ये हमें पता चल चुका है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम आगे जाता जा रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट से आपका एंगल भी चेंज हो रहा है और हाइट भी चेंज हो रही है रॉकेट की, राइट जी। बट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। हमें पता है वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3000 था उसमें तो चेंजिंग नहीं आएगी, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा हमारे पास, ओके। बट क्या हो रहा है, while the angle of elevation increasing indicating that the height of the rocket is also increasing। यानी लाजमी बात है जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जा रहा है तो कैमरे का पोजीशन भी चेंज होती जा रही है।
कैमरे की पोजीशन चेंज होती जाएगी, उसका एंगल चेंज होता जाएगा। तो हाइट में चेंज की वजह से एंगल में चेंज, तो डेट्स वाई दो क्वांटिटीज हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। ओके जी, तो यही बातें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब वही फार्मूला मैं यूज करूंगा यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू h/3000। कैसे मैंने यूज किया, जरा रिकॉल करें कि पिछली डायग्राम जो मैंने यहाँ पर बनाई थी वो बिल्कुल सेम डायग्राम आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, वो डायग्राम कैसे बन रही है आपके पास कि यहाँ पर हमारा जो है वो h है, हाइट है, यहाँ पे हमारा क्या बना हुआ है, एंगल थीटा बना हुआ है, और ये हमारे पास कितना है, 3000 है। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं वो हमारे पास एंगल थीटा है और हाइट h है। तो हमें यही क्वांटिटी नजर आ रही है जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट जी, h/3000। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब आप टाइम डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ, तो tan थीटा का डेरिवेटिव आपके पास वही सीकेंस के थीटा हो जाएगा, और थीटा का आपके पास d थीटा अपॉन dt हो जाएगा। राइट साइड पे 1/3000 आप बाहर रखेंगे, और h का डेरिवेटिव dh अपॉन dt हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो सेम प्रोसेस है पिछले क्वेश्चन की तरह, आप इसको देख सकते हैं। तो 3000 डिवाइड हो रहा था, हमने राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया है, और सीकेंस के थीटा की जगह उसका फार्मूला 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमने यूज कर लिया है। अब एक और चीज को देखें कि कौन सी चीज हमें गिवन है, हमें कौन सी चीज गिवन नहीं है। अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में d थीटा अपॉन dt को फाइंड आउट करना है, और ये हमें गिवन है। अगर आपको याद हो तो ये हमें 880 गिवन है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर एक और आ गया कि हमें ये थीटा की वैल्यू नहीं पता, या tan थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता। अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी, उसने कहा हुआ था कि हाइट हमें गिवन है 4000 फीट। तो हम उसकी हेल्प से एक काम करेंगे, हमें ये गिवन है टू फाइंड द सीकेंस के थीटा we first need to calculate the value of theta when h is equal to 4000। अगर आप अपने क्वेश्चंस को रीड करें तो वहां पे h की वैल्यू 4000 हमें गिवन है। ओके जी, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए उसी ट्राइंगल को मैंने बनाया है, और यहां पर मैंने 4000 लिख दिया जो हमें हाइट गिवन थी। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे पूरी की पूरी, क्योंकि हमें पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 4000 है, बेस हमारा 3000 है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 4000/3000। इसका एडवांटेज क्या होगा, ये जो tan थीटा हमारे पास मौजूद नहीं था, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। तो अब आप देखें तो हमें पूरे क्वेश्चंस के अंदर सारा सिनेरियो क्लियर हो चुका है। हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है, हम ये सारी वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे जी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट जी। तो देखिए मैंने सब्स्टिट्यूट किया है 3000, 1 प्लस यहाँ tan स्क्वायर थीटा था बच्चों, क्योंकि tan थीटा 4/3 था, तो 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा 16/9। यहाँ d थीटा अपॉन dt है इज इक्वल टू dh अपॉन dt, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी 880 जो हमें गिवन थी। अब d थीटा अपॉन dt निकालना आसान है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 25/9, और यहाँ से आप कैलकुलेशन के ज़रिए d थीटा अपॉन dt निकाल सकते हैं, जो हमारे पास 950400 रेडियन पर सेकेंड बनेगा। तो अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चंस को रीड करना और ये डिस्कस देखना कि हमारे पास ये क्वेश्चंस क्यों जो है वो रिलेटेड रेट के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। ओके जी, हम एक लास्ट एग्जांपल अभी यहाँ पर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो रिलेट कर रही है कोनिकल टैंक को। ये क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। पहले इसकी सिनेरियो को हम समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कोनिकल टैंक के ऊपर है। अब कोनिकल टैंक हमारे पास, थोड़ा सा पहले आप विजुअलाइजेशन को सोचें कि ये एक डिफरेंट टाइप का टैंक है। देखो लेट्स से मैं यहाँ पर आपको ये टैंक शो कर रहा हूँ। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि वाटर रन्स इनटू अ कोनिकल टैंक एट द रेट ऑफ 2 मीटर क्यूब पर मिनट। अभी थिंक अबाउट वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कोनिकल टैंक है, यानी एक टैंक है जिसकी शक्ल कोन की तरह है। अब उसमें आपको ये ब्लू वाटर नजर आ रहा है। वो क्या कह रहा है, वाटर को रन किया जा रहा है। रन मीन वाटर को इसमें भरा जा रहा है। किस रेट के साथ, 2 मीटर क्यूब पर मिनट। अब कुछ स्टूडेंट्स इसको फौरन देख के समझ जाते हैं हम किसकी चेंज की बात कर रहे हैं।
यहाँ क्यूब आ रहा है, मीटर क्यूब आ रहा है, तो वॉल्यूम के चेंज की बात हो रही है। क्योंकि वाटर को रन किया जा रहा है यानी भरा जा रहा है, तो फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है ये जो रेट है ये वॉल्यूम की बात हो रही है, तो ये हमें गिवन है dV/dt। अब नॉर्मली आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जितने भी हमने टैंक के क्वेश्चन किए हैं वो किसी भी शेप का टैंक था, तो वहाँ पर जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से हमें फ्लूइड की जो हाइट होती है या लेवल होता है वो भी इंक्रीज होता नज़र आ रहा होता है। तो एक बात तो फौरन सेंस में आ जाती है, जहन में आ जाती है कि यार वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से फ्लूइड की हाइट में चेंज आएगा। मगर ये क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है बाकियों से, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अगर आप इस कोन को कंसिडर करें, थोड़ा सी बात को गौर से सुनिएगा। आप इसी कोन को देखें, अभी जो इस पर वेरिएबल अटैच हुए हैं उसको आपने नहीं देखना। तो अगर मैं इस कोन को देखूं तो ये जो कोन का ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये भी एक सर्कल की तरह है, इसका एक रेडियस है, ठीक है जी। अब ये जो रेडियस है, इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है कि द टैंक स्टैंड पॉइंट डाउन, ये इस तरह पॉइंट डाउन है, इस तरह खड़ी हुई है, एंड हैज़ अ हाइट ऑफ 4 मीटर। ये किसकी हाइट की बात हो रही है बच्चों? देखो, जो कोन की टोटल हाइट है, यहाँ से देखिए वो 4 मीटर है। ये कोन की हाइट है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। अगेन आई रिपीट, उसने कोन की हाइट की बात की है, फ्लूइड की हाइट की बात नहीं की। नंबर 2, उसने कहा है ये जो कोन है इसका बेस रेडियस 2 मीटर है। तो इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये बात तो समझ आ गई कि ये दोनों क्वांटिटी फिक्स हैं, क्योंकि कोन का अपना रेडियस चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है। कोन की अपनी हाइट चेंज नहीं होगी, वो फिक्स है। अब यहाँ पर एक बात समझें, अगर आप फिजिकली इसको समझने की कोशिश करें तो एक कोन नुमा जो हमारे पास सिलेंडर होता है, उसके अंदर जब आप वाटर को डालते हैं तो ज़रा गौर से समझिएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो कोन है, जैसे जैसे इसमें वाटर का लेवल इंक्रीज होगा तो बच्चों इसमें रेडियस भी चेंज होगा। ये किस रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ? ये मैं उस रेडियस की बात कर रहा हूँ जो फ्लूइड का रेडियस है, यानी जो फ्लूइड की वजह से रेडियस बना रहा है, उस रेडियस की बात हो रही है। आप सोचें कि जैसे जैसे ये वाटर का लेवल ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो ये जो रेडियस आपको ये वाला बनता नज़र आ रहा है, ये रेडियस हमारे पास ये वाला फिक्स रेडियस नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स है। ये रेडियस किस वजह से बन रहा है? ये जो फ्लूइड अपनी शेप बना रहा है इस कोन के अंदर, क्योंकि अगर आप इस कोन को ऊपर से देखें तो जो वाटर है वो उसी शेप में आ गया है जो कोन की शेप है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये डिस्टेंस सेम नहीं है, तो जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ेगा, ऑब्जर्व करें, जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ेगा ये जो रेडियस आपको नज़र आ रहा है फ्लूइड का, ये भी क्या होगा? चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट चीज़ क्या नज़र आई है कि इसके अंदर 2 रेडियस हैं और 2 ही हाइट हैं। कैसे 2 हाइट हैं? जैसे जैसे वाटर का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लूइड की हाइट भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है कि आपको 2 वेरिएबल्स तो नज़र आ गए। एक आपको v नज़र आ रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से फ्लूइड की हाइट में चेंज आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया तो एक और वेरिएबल मेरे पास आ गया, जो कौन सा है? वो रेडियस है। किसका रेडियस है? ये फ्लूइड का रेडियस है, ये कोनिकल टैंक का रेडियस नहीं है। तो ये एक वाहिद क्वेश्चन है जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं कि वेरिएबल हमारे 2 से ज़्यादा हो गए हैं। पिछले जितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे वहाँ पर हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स होते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो इन क्वेश्चंस में आप ऑब्जर्व करें कि हमारे पास क्या क्या हो रहा है बच्चों। अगेन आई रिपीट, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वाटर को हम डालते जा रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से जो फ्लूइड की हाइट है, फ्लूइड का लेवल है, वो भी चेंज हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। और एक और चीज़ नज़र आ रही है कि जो फ्लूइड है उसका जो रेडियस बन रहा है अंदर, वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो इसकी लेंथ में चेंजिंग आ रही है, तो इसका मतलब है रेडियस ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारा कोन का क्वेश्चन होता है उसमें आप याद रखेंगे कि वहाँ पर हमारे वेरिएबल्स 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आई होगी जितनी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको बताई है। अब आप क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली इसको देखें तो आपको समझ आएगी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। उसने कहा था जी वाटर को रन कर रहे हैं कॉनिकल टैंक के अंदर, इट्स फाइन, उसका रेट कितना है? 2 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी आपको वॉल्यूम का चेंज दे दिया गया है कि वॉल्यूम में इतना चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, तो तभी तो ये मीटर क्यूब पर मिनट लिखा हुआ है। द टैंक स्टैंड पॉइंट डाउन एंड हाइट ऑफ 4 मीटर, टैंक की जो टोटल हाइट है वो 4 मीटर थी, तो मैंने इसको देखो लेबल कर दिया। आपने लेबल करना है ऐसे करके, 4 मीटर हाइट है और इसका बेस रेडियस फिक्स है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर
जो फिक्स्ड कोन डायमेंशन है वो कौन कौन से हैं? द कोन इटसेल्फ हैज अ फिक्स बेस रेडियस 2 मीटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस वन, एंड हाइट 4 मीटर। ठीक है जी। और हमने क्या कहा कि फिक्स क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई? कोन का रेडियस, कोन की हाइट। अब वेरिएबल क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी इस क्वेश्चन में? वो कौन कौन सी हैं? हमें नजर आ रहा है एज द वाटर फिल्स द टैंक द हाइट ऑफ द वाटर एज चेंजेस। ऑब्वियस सी बात है, हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ही वाटर को फिल करेंगे तो हाइट में चेंज आएगा। पहली वेरिएबल क्वांटिटी हमें नजर आ गई। विच अफेक्ट द रेडियस ऑफ द वाटर, लाजमी बात है, हाइट में चेंज आ रहा है तो रेडियस में भी चेंज आ रहा है वाटर के। ठीक है जी। इन दिस केस द आर इज नॉट फिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस केस में आर फिक्स नहीं है। ओके जी। तो हमारे पास तीन वेरिएबल्स आपको नजर आ गए, वॉल्यूम आ गया, हाइट हो गया और रेडियस हो गया। तो कोन के क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि कोन के क्वेश्चन में अब आपको रीजन भी समझ आ रही है कि क्यों रेडियस फिक्स नहीं है इसका, क्योंकि शेप की वजह से, शेप इस तरह की है, वाटर लेवल के इंक्रीज होने से यहाँ पर हमारा रेडियस जो है वो फिक्स नहीं होगा। तो अभी तक हमने इस सिनेरियो को देखा, हमने अपनी पिक्चर को बनाया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसमें लेबल किया अपने वेरिएबल्स को। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर ये रेडियस भी जो है वो लेबल होगा। ओके जी। तो हम आगे मूव करते हैं इसमें। अब हमारे स्टेप्स समझ आ गए। अब हमें फॉर्मुलेशन करनी है। हमें मिल गया कि हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। अब आपने ये याद रखना है कि अब ये मैं आपको समझाता हूं कि इसमें वर्किंग क्या है। अच्छा, अब यहां पर कुछ बातों को बड़ा केयरफुली समझना है। देखें, इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस पिक्चर के अंदर आप देखें, आपको दो ट्राइंगल्स नजर आ रही है बनती हुई। आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? अगर आप गौर करें तो इस डायग्राम के अंदर आपको दो ट्राइंगल्स कहाँ नजर आ रही हैं? गौर से देखिएगा। एक ही बड़ी ट्राइंगल यहां पर है जिसको मैं ये कर रहा हूं रेड। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक बड़ी ट्राइंगल बन गई है। राइट जी, ये एक बड़ी ट्राइंगल है। ओके, इस बड़ी ट्राइंगल के अंदर बच्चों आपको एक छोटी ट्राइंगल भी बनती हुई नजर आएगी। ये देखें, जिसको मैं ये कर रहा हूं ग्रीन येलो। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन में अंदर एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल नजर आ रही है बनती हुई। ठीक है जी। तो जो कोन के क्वेश्चंस होते हैं ना, ज्यादातर सिर्फ कोन के नहीं है, बाकी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे नजर आएंगे जहां पे आपको एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल्स बनती हुई नजर आ रही होंगी। अच्छा, अब इसको हम डिस्कस करेंगे, ये हम क्यों कह रहे हैं, ऐसी क्या चीज है। अब देखिए, इसी डायग्राम को मैंने बाहर निकाल दिया समझने के लिए। ये देखिए, ये एक बड़ी ट्राइंगल थी, यहां पर ये 2 मीटर था तो यहाँ 2 आ गया। राइट जी। अब गौर कीजिएगा, ये सारा यहां से यहां तक 4 था, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 4 होगा। यानी ये जो लेंथ है ये भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है तो ये भी 4 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये जो रेडियस था यहाँ पर, ये जो रेडियस था ये r है। राइट जी। और ये जो हाइट थी यहां से यहां तक की, ये h है, तो ऑब्वियसली फिर यहां से यहां तक की भी क्या होगी, h होगी। ठीक है जी। तो हमने इसको चलो यहाँ पे लिख दिया, ये हमारे पास h है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की हाइट कितनी है हमारे पास, ये h है। राइट जी। अब इसका पर्पस क्या है, इसको हम जरा यहाँ पर सीखेंगे पहले। तो अभी मैंने आपको सिर्फ क्या बताया कि कोन के अंदर हमें दो ट्राइंगल स्पेशल बनती हुई नजर आ रही है। ओके जी। तो आपने याद रखना है कि जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है कोन का, वो होता है 1/3 पाई r² h। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, मगर बच्चों अब r कांस्टेंट नहीं रहा। पिछले क्वेश्चन में r फिक्स था, r भी वेरिएबल है, फ्लूइड का r है। ठीक है ना, फ्लूइड का जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है, h भी चेंज हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हमारे पास आ गए हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। अब आप जरा अपने क्वेश्चंस को गौर से देखें, तो उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि आप ये बताएं कि हाइट में कितना चेंज आ रहा है। तो हम तो सिर्फ हाइट में इंटरेस्टेड हैं, हाइट के चेंज में इंटरेस्टेड हैं। तो इसका मतलब है मुझे इस r को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। ठीक है जी। मैं इस r को, इस रेडियस को यहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ। क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें एक तो ये पता है, हम जब रिलेटेड डेट्स के क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा हमारे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स होने चाहिए। यानी एक वेरिएबल लेफ्ट पे होना चाहिए और एक राइट पर होना चाहिए। 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स कभी नहीं होने चाहिए, वरना हम टाइम डेरिवेटिव इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि आप फाइंड करें dh/dt। अगर अपने हाइट का चेंज निकालना है तो मुझे इस r को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब r को एलिमिनेट कैसे करेंगे बच्चों, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वो सिमिलर ट्राइंगल का करते हैं। वो क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं इसमें। अब अगर गौर करें आप, तो यहां पर जो आपके पास 2 ट्राइंगल्स बन रही थी। अच्छा देखिए, मैं एक बड़ी ट्राइंगल को यहाँ पे जरा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मेरी बड़ी ट्राइंगल है।
यहाँ पर ये 2 था, यहाँ पर ये 4 था। अच्छा, एक छोटी ट्राइंगल हमें ये अंदर बनती नजर आ रही है, इसको मैं सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास एक स्मॉलेस्ट ट्राइंगल है बच्चों, ये R है और ये H है, जरा गौर से देख लें। ठीक है जी। अब हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, इसको जरा समझिएगा। सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जो कि जिनका शेप जो है वो एक जैसा होता है, साइज इनका डिफरेंट हो सकता है। ये सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है। दे हैव सेम शेप बट मे बी डिफरेंट साइज, यानी साइज इनका डिफरेंट हो सकता है। अगर आप गौर करें तो ये सेम शेप के साथ आ रही हैं, यानी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इनके साइजेस में फ़र्क है। अब इनको सिमिलर क्यों कहते हैं, एक चीज़ को देखो बच्चों, ये एंगल इसमें 90 डिग्री का है और ये एंगल भी इसमें कितना है, 90 डिग्री का है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें और मैं अगर आपको कोन के अंदर लेके जाऊं तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स पे ज़रा थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ये करोगे कि आप ये देखो, यहाँ कोई एंगल है, लेट्स से ये एंगल है, मैं कहता हूँ ये एंगल चले मिसाल के तौर पे थीटा है। अब आप गौर करें, ये जो एंगल थीटा है ये दोनों ट्राइंगल के लिए सेम है, क्योंकि एक बड़ी ट्राइंगल को देखें तो ये एंगल यहीं पे बन रहा है, एक छोटी ट्राइंगल को देखें तो ये एंगल यहीं पे बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगल यहां पर थीटा है बच्चों, वही एंगल यहां पर थीटा है। तो बेटा सिमिलर ट्राइंगल में बच्चों यही होता है कि आपके दो एंगल्स अगर सेम हो कोरस्पॉन्डिंग तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स हमारे पास होती हैं। ठीक है जी। तो अब ये मेरे पास एक सिमिलर ट्राइंगल यहां पर बन चुकी है। सिमिलर ट्राइंगल्स में यही टेक्निक होगी जो आप याद रखेंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसकी करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होती है। क्या मतलब हुआ, जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं इस लेंथ को लेता हूं यहां पे, मैं यहां से अगर बच्चों लेता हूं 4 को, ठीक है जी। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। लेट्स से मैं यहां से आपसे कहता हूं कि इस ट्राइंगल में आप tan थीटा को फाइंड आउट करें, तो tan थीटा हमारे पास क्या होगा, मैं बड़ी ट्राइंगल की बात करूंगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा। अब आपके पास परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा जी, आपको स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल में भी मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि हमारा परपेंडिकुलर क्या चीज़ है और बेस क्या चीज़ है। बच्चों जिस एंगल की रिस्पेक्ट से हम काम करते हैं उसकी जो ऑपोजिट होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, 2 होगा और बेस क्या होगा, 4 होगा। ये मैंने इस ट्राइंगल से tan थीटा निकाला है। अब जरा दूसरी ट्राइंगल पे आ जाएं जो स्मॉलेस्ट वाली है, यहां से जरा tan थीटा निकालें तो गौर करें, तो इस केस में मेरा परपेंडिकुलर r हो जाएगा और बेस मेरा कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो देखिए दोनों साइड से मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाली है। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं क्योंकि दोनों सेम हैं, तो इन दोनों को मिलाने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कहूं कि मैं इस tan थीटा की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू r/h। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में हम इस कॉन्सेप्ट से भी काम कर सकते हैं जो मैंने अभी यहां पर आपको दिखाया है। ठीक है जी। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया कि मैंने किसको यूज किया है जी, यहां पर मैंने टेंजेंट थीटा को दोनों तरफ से फाइंड आउट किया और उन दोनों को क्या कर दिया है, इक्वेट कर दिया है। अब इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए मैंने किसको एलिमिनेट करना है, मैंने इस r यानी इस रेडियस को यहां से एलिमिनेट करना है बच्चों। तो यहां से मैं r की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। अच्छा पहले इसकी अगर आप सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 2 को 4 से, तो आपके पास बन जाएगा 1/2 और राइट साइड पे आपके पास क्या आएगा, r/h। तो यहां से आप r की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं जो आपके पास हो जाएगी h/2। तो हम सिमिलर ट्राइंगल को क्यों यूज कर रहे हैं, अगर हमने किसी अननोन की वैल्यू निकालनी हो, अननोन वेरिएबल्स की, तो वहां पर हम किसको यूज करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल को यूज करते हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब बच्चों यहां से मैं r की वैल्यू निकालता हूं, तो r मेरे पास क्या हो जाएगा, h/2। अब इसका फायदा क्या हो रहा है, ये जो r की वैल्यू है इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, राइट जी। अब जरा r की वैल्यू अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए आपके पास वॉल्यूम क्या आ रहा है, 1/3 पाई। अब इस r की जगह आप ये रखें h/2, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज h/2 स्क्वायर इंटू h। बच्चों इसका एडवांटेज क्या हो रहा है कि आपके सारी की सारी इक्वेशन h की फॉर्म में चली गई है, आपका r क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया, यानी r आपका एलिमिनेट हो गया है। और हमने इसको क्यों एलिमिनेट किया है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं थी। हमने बेसिकली करना क्या था, dh/dt को फाइंड आउट करना था। ठीक है जी। तो अब यहां तक हम पहुंच गए हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू h/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h। अब इसको यहां पर फर्दर हम जरा अगर सिंप्लीफाई करें, ठीक है जी, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या बनेगा, मैं इसको लिख लेता हूं यहां पे,
तो अब आप गौर करें, मेरे पास ये बनेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू, दिस इज 1/3, दिस इज पाई। अब बच्चों यहां से देखो एक h स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाई बाय h होगा, तो ये बन जाएगा h का क्यूब, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसके नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4, यानी कंप्लीट जो आपका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है π/12 इंटू एच क्यूब। अब इसकी आप ब्यूटी देखें, इस फार्मूले में आर भी आ रहा था, 3 वेरिएबल्स थे, इस फार्मूले में कितने वेरिएबल हैं, 2 ही वेरिएबल हैं। तो रिलेटेड रेट्स के अंदर हमने यही करना होता है, किसी तरह हमने इनको 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है जी, तो ये सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे और यहां अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। राइट जी, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। तो आपके पास बन गया है ये 1/12 पाई एच क्यूब। लास्ट स्टेप में बेटा दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव आप ले लें, यानी d/dt दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। सो इधर करेंगे तो dv/dt बन जाएगा, इधर π/12 कांस्टेंट है, एच क्यूब पे डेरिवेटिव लें आप, तो एच क्यूब का डेरिवेटिव आपका चेन रूल से क्या बनेगा, ये आपके पास 1/4 कैसे बना है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/12 पाई तो कांस्टेंट था, एच क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 3h स्क्वायर, और फिर से आप h का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा dh/dt। इनको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बनेगा 1/4, दिस इज पाई, और यहाँ पे आपके पास आएगा h स्क्वायर और dh/dt आ जाएगा। अब कुछ वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन थी, हमें क्वेश्चन के शुरू में बताया हुआ था कि h की वैल्यू 3 रखें। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया हुआ तो देखें, हाउ फास्ट इज द वाटर लेवल राइजिंग, कितनी तेजी से वाटर का लेवल राइज हो रहा है, यानी हमें dh/dt निकालना था। व्हेन द वाटर इज 3 मीटर डीप, यानी वाटर आपका कितना डीप है, वाटर आपकी हाइट कितनी रख रहा है 3 मीटर। तो हमने वही वैल्यू अब h की यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है जी, यहाँ पर तो आप h की जगह 3 यूज करें, dv/dt की जगह 2 यूज करें, तो बाकी आप वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने 2 यूज़ किया है, 3 यूज़ किया है, यहाँ से कैलकुलेशन के बाद dh/dt मिल गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि हम जब हमारे पास यहाँ पर h की वैल्यू गिवन है 3 मीटर तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते h की वैल्यू। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे आपने h की वैल्यू को कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए। इसके बाद हम एक और लेक्चर, इसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसके अंदर हम रिलेटेड रेट्स के 2 से 3 क्वेश्चंस और करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।